नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। ग्लोबल टैरिफ वॉर का असर म्यूचुअल फंड निवेश पर भी पड़ा है और पिछले 3 महीनों में एसआईपी स्टॉपेज रेशो रिकॉर्ड स्तर यानी 128% पर पहुंच चुका है, जिससे ये पता चलता है कि एसआईपी रोकने की दर नई एसआईपी शुरू करने की दर से कहीं ज्यादा है। मतलब मौजूदा बाजार में निवेशक नया निवेश करने में हिचक रहे हैं। तो क्या है एसआईपी रोकने की बड़ी वजह, घबराकर निवेश रोकने के नुकसान क्या है, ये जानेंगे। और अगर आपको निवेश रखना ही है जारी तो कहां पर है मौके और निवेश की क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी, इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ आज खास एक्सपर्ट शो में शामिल हो चुके हैं। श्वेता रजानी का स्वागत करते हैं। ये है हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ। श्वेता, वेलकम टू द शो। और साथ ही हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट शो में शामिल होंगे कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन भी, उनसे भी करेंगे बातचीत। श्वेता, सबसे पहले समझना जरूरी है ग्लोबल पर्सपेक्टिव और एस्पेक्ट आखिरकार चल क्या रहा है। अगर हम टैरिफ वॉर में अगर अभी करंट सिनेरियो समझने की कोशिश करें, इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि पल दर पल चेंजेस हो चुके हैं, तो अगर इसको थोड़ा सम अप करें तो ये जो इतनी कंफ्यूजन थी शुरू कहाँ से हुई थी और अभी करंट स्टेटस है क्या? जी स्वाति जी, शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जब टैरिफ की बात शुरू हुई तो खैर जैन फेब से बात चल रही थी कि गवर्नमेंट जैसे ट्रम्प पावर में आए हैं तो कुछ टैरिफ में चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज वो फेयर ट्रेड की बात कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो काफी देशों का ट्रेड सरप्लस रहा है यूएस के साथ। तो इसी को मैं कहूंगी कि थोड़ी बहुत मार्केट में चर्चा तो शुरू हो गई थी कुछ महीनों से, लेकिन आज के दिन की जो हालात हैं वो ये हैं कि सबसे बड़ा जो मैं कहूंगी कि टैरिफ का ये था, रेसिप्रोकल टैरिफ जो आपके लगे। उन्होंने अनाउंस किया था कि 2 अप्रैल से वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे हर देश के लिए, और वो रेट उन्होंने डिफाइन की, और वो हर देश के लिए अलग थी। उसके पहले जो एक चेंज आया था कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे, जैसे कुछ कमोडिटीज पे, स्टील, एल्यूमिनियम, इन पे उन्होंने 25% की एक टैरिफ लगाई, वो आज के दिन पर भी जारी है। फिर उन्होंने कहा कि एक बेस टैरिफ लगेगा 10% का, वो भी चालू है। उसके बाद उन्होंने जो 2 अप्रैल से ही रेसिप्रोकल टैरिफ, जहां इंडिया पे लगाया गया था एक मैं कहूंगी 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ, वो आज के समय में एक 90 डे पॉज पीरियड में रहा है। काफी देशों ने उनसे नेगोशिएशन की बात की हुई है, तो ये 90 डे पॉज पीरियड उन देशों के लिए है जो नेगोशिएशन करना चाहते हैं। कुछ देश हैं चाइना जैसे, जहां उन्होंने एक रिटेलिएटरी टैरिफ अनाउंस किया, और उसको ध्यान में रखते हुए चाइना और यूएस के बीच में आज के दिन पर टैरिफ लागू हो रहे हैं। और 200% से ज्यादा के रेसिप्रोकल टैरिफ आज के दिन पे यूएस ने लगाए हुए हैं चाइना को। लेकिन इंडिया की और बाकी देशों में 90 दिन का एक पॉज पीरियड चल रहा है, जिसमें हम नेगोशिएशंस करेंगे, बायलैटरल ट्रेड ट्रीटीज की बात करेंगे, और उम्मीद है कि जो ये 26% का एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगा हुआ है वो काफी हद तक कम होगा। तो सिचुएशन मैं कहूंगी कि ये है आज के दिन पर। लेकिन देखा जाए तो इंडिया ने जिस हिसाब से रिएक्ट किया है इस पे, इंडियन इक्विटी मार्केट ने बाकी देशों के हिसाब से मार्केट की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही है। बिल्कुल। तो ये एक कह सकते हैं कि एक कंप्लीट हमें एक जिस्ट मिल गया कि आखिरकार अब तक हुआ क्या है और क्यों इतना ज़्यादा ग्लोबल टर्मोइल हम जिसको कह रहे हैं टैरिफ की वजह से वो मचा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ टैरिफ की वजह से इस बार बाजार में इतनी उथल पुथल पहुंची है। देखिए, ना सिर्फ इंडियन मार्केट्स बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी किस तरीके से उतार चढ़ाव है। लेकिन इस सब में जो शाइनिंग जो स्पॉट है वो आप इंडिया का देखिए। निफ्टी इस पूरे फरवरी से अप्रैल तक के इस पूरे टैरिफ टर्मोइल के बीच में 4% तो निफ्टी ने दे दिया रिटर्न, और बाकी सारे बाजार S&P हो गया, अमेरिकी बाजार हो गए और एशियन मार्केट्स हो गए, हर हमने देखा हर बाजार माइनस में चला गया। निक्के देखिए -13% और 13.5% -13%, तो यहाँ पर अमेरिकी बाजार में भी भयंकर गिरावट देखने को मिली। तो क्या ये जो पूरा टैरिफ संकट है, क्षितिज महाजन भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं कंप्लीट सर्कल से। क्षितिज, हम यही बात कर रहे थे कि ये जो पूरा टैरिफ टर्मोइल है कैसे दिन ब दिन कंफ्यूजन क्रिएट हो और उसके बाद अब जाकर हम एक पॉज की सिचुएशन में अभी है। आगे क्या होगा फिलहाल वो भी अनसर्टन है। लेकिन हम यही जानना चाह रहे हैं कि क्या टैरिफ शॉक जिसको हम कह रहे हैं, क्या उसको हम कह सकते हैं खत्म हो गया है, या फिर हम यूज्ड टू हो गए हैं, या फिर पिक्चर अभी और बाकी है?
नमस्कार स्वाति। आई थिंक अभी ये अनसर्टेनिटी थोड़ी सी चलेगी, मुझे ऐसा लगता है। बट एज राइटली सेड बाय यू, इंडिया बहुत स्वीट स्पॉट पे है। चाहे वो चाइना प्लस वन एडवांटेज हो, यूरोप प्लस वन हो, या फिर ट्रेड डेफिसिट का बहुत डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं हो विद रिगार्ड टू यूएस। एंड आई थिंक जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है जेडी, वो भी आज इंडिया में है। आज वो इंडिया विजिट कर रहे हैं। पीएम को मिलेंगे शाम को 6:30 पे। तो आई थिंक ये इंडिया के लिए ये चीज़ जो है ना, वो बहुत पॉजिटिव रहने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। हैविंग सेड दैट, एफआईज हैव कम बैक, वो शॉपिंग कर रहे हैं इंडियन इक्विटी मार्केट में। ऑलमोस्ट मोर देन आपका 1 बिलियन से ऊपर का बाइंग हो चुका है। एट द सेम टाइम डोमेस्टिक जो पार्टिसिपेशन है वो भी वापस आई है टू सम एक्सटेंट। हाँ, थोड़ा गियर ज़रूर शिफ्ट हुआ है कि पार्टिसिपेशन कहाँ आ रही है। जैसे पहले आपका स्मॉल और मिड कैप में ज़्यादा था, अभी लार्ज कैप में ज़्यादा आ रही है। तो आई एम सेइंग ये सिचुएशन अभी थोड़ी चलेगी, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं वो सीज़न भी चल रहा है, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। सो कम व्हाट में मार्केट्स ऑलरेडी अब पीक से सिर्फ 8% करेक्टेड रह गई हैं, जो 26,400 का पीक था। और वहाँ से सीम्स लाइक यहाँ से अगर हम एक क्वार्टर की अर्निंग और चाहे वो 5-6% के आसपास भी आए ऐड करते हैं, तो वैल्यूएशन फर्दर निफ्टी की अट्रैक्टिव रहेंगी विद रिगार्ड टू ग्लोबल मार्केट्स। एज फार एज कंजम्पशन इज ऑल्सो कंसर्न, इंडिया बहुत वेल पॉइज्ड है। आप देखिए हमारा हमारा जितना भी जो हमारे कंफर्ट जोन की चीज़ें हैं, चाहे वो ऑयल प्राइसेस हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन है, चाहे वो हमारी जीडीपी है, वो वेरी मच ऑन ट्रैक है। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ वो 4.4% उसे नंबर नीचे किया गया है। तो मुझे लगता है 6.5% का रियल जीडीपी अचीवेबल है इस साल में भी। सो आई थिंक वेट एंड वॉच का एक तरीका होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, देयर शुड नॉट बी एनी हरी कि कोई प्रॉफिट बुक किया जाए। आप अपनी स्टेप्स कंटिन्यू करें, अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें। बिल्कुल। तो ये अभी ग्लोबल टर्मॉइल तो है, लेकिन इंडिया शायद एक बेटर सिचुएशन में है, जैसा हम अपने एक्सपर्ट से यहाँ पर समझ पा रहे हैं। लेकिन अब इस मुद्दे पर आना ज़रूरी है श्वेता, कि हम जिस तरीके से इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में लॉस देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, इससे लोगों में ये घबराहट और डर आ गया है कि क्या ये जो करेक्शन है इज़ देयर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, और क्या उनके पोर्टफोलियो में ज़्यादा इसका आने वाले टाइम में असर हो सकता है। यही हमने थोड़ा सा असर म्यूचुअल फंड नंबर्स पर भी मार्च के महीने में आते हुए देखे थे। दो एक फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग मंथ भी था मार्च, तो उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, पर टर्मोइल ने ऐड किया इस पूरे कन्फ्यूजन में भी। थोड़ा अगर हम समझना चाहें अभी कितना इम्पैक्ट किया होगा अभी पिछले कुछ महीनों में लोगों के पोर्टफोलियो में जो नेगेटिव में गए हैं, श्वेता? जी। स्वाति जी, देखिए, अगर हम पूरे साल की बात करें, जो फाइनेंशियल ईयर था, पिछला फाइनेंशियल ईयर, निफ्टी ने 5% की रिटर्न पूरे साल में दे दी। हाँ, अगर मैं पिछले के 3 महीनों की बात करूंगी, आखिर के 3 महीनों की, तो हाँ, हम जैसे देख रहे हैं मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दी थी। खास करके जो हमने 26,000 का एक पीक देखा था सितंबर में, और उसके बाद हमने जब मार्च की क्लोजिंग देखी, तो सितंबर के पीक से लेके मार्च तक में 11 से 12% की नेगेटिव रिटर्न आई है। तो अगर कोई निवेशक ऐसा रहा है जिसने मिड ईयर में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरू की है, तो हाँ, वो नेगेटिव रिटर्न देख रहे होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा निवेशक था जिसने पूरा साल इक्विटी में गुजारा है, तो उसने, मैं कहूंगी, डेट जैसे रिटर्न तो देख ही लिए होंगे अपने पोर्टफोलियो में। दूसरी चीज यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है, जब मार्केट गिर रहा होता है, हम ज्यादा करके खाली इक्विटी पे फोकस करते हैं, लेकिन बहुत जरूरी होता है कि आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को देखें, एक पोर्टफोलियो लेवल अप्रोच रखें, और देखें कि अगर आपके 100 रुपीज थे, उसमें से हो सकता है आपका इक्विटी पोर्शन 70% है, 80% है, लेकिन बाकी आपके पास डेट है। तो पूरा मिला के आपका पोर्टफोलियो किस हिसाब से ग्रो हुआ है। और इसीलिए यहाँ जरूरी हो जाता है कि आप एसेट एलोकेशन भी अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन करें, एक डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करें। अगर आप एक होलिस्टिक अप्रोच रख के अपना पोर्टफोलियो देख रहे हैं, तो आपको इतनी घबराहट नहीं होगी। जितना आपने अगर अगर 100% इक्विटी रखा होगा या खाली इक्विटी पोर्शन देख रहे हैं। तो कुल मिला के मैं कहूंगी कि पिछला साल अगर पूरा देखें, तो पोर्टफोलियोज में 6-7% की रिटर्न खाली इक्विटी कंपोनेंट में भी बनी है। और हाँ, अगर मिड ईयर में निवेश किया है तो नेगेटिव रिटर्न्स हो सकते हैं, आपने देखे हैं। लेकिन ये बहुत टेम्परेरी है। इक्विटी मार्केट में हमने हिस्टोरिकली भी देखा गया है, देखिए, जब भी गिरावट आती है, ज्यादा करके विद इन अ ईयर मार्केट वो रिबाउंड कर जाता है। और एक साल तक अगर आप रह गए होंगे
तो फिर आपकी पॉजिटिव रिटर्न्स इक्विटी से आना बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी की एक इवेंट होती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इक्विटी निवेशक अगर आप हैं, तो जो आपने इंटरम वॉलेटिलिटी देखी है पिछले कुछ महीने में, उसमें ना घबराएं। जैसे क्षितिज जी भी कह रहे थे, वैल्यूएशन आज के दिन पे बहुत अट्रैक्टिव हो गई है। फंडामेंटली अगर हम इंडिया की सिचुएशन देखें तो हम एक बेहतर पोजीशन में हैं। डोमेस्टिक फंडामेंटल्स अभी भी काफी स्ट्रांग चल रहे हैं। तो किसी को भी अगर अपनी इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्ड करनी है, तो आज का समय सही है, आप करें। आप एसआईपीज ना रोकें। एक अच्छी चीज जो हमने एक्चुअली मार्च के महीनों में देखी कि आपका जो ओवरऑल एसआईपी का नंबर था, वो इतना ज्यादा हिला नहीं। हाँ, डिसकंटिन्यूएशंस थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसे मैं कहूंगी हो सकता है एक ईयर एंड की रीबैलेंस भी चल रही होगी क्लाइंट पोर्टफोलियोज में। तो एसआईपी जारी रखें अपनी। लमसम एलोकेशंस अगर आपने करनी थी उसे जारी रखें। एक 3 से 5 साल का अगर आपका व्यू है, तो इक्विटी से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डबल डिजिट रिटर्न बनेंगे, वो जरूर बन सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही बोला आपने कि एक शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी की वजह से नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं, लेकिन जो कुछ टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं, हम जैसे टेबल भी दिखा रहे हैं कि 1 महीने में तो पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिला है। 3 महीने में ज़रूर यहाँ पर नेगेटिव आपको इम्पैक्ट दिखा हो, लेकिन लॉन्गर टर्म में इन्वेस्टेड है तो डेफिनेटली डबल डिजिट रिटर्न आपका कहीं नहीं गया ऐसे फंड्स में। लेकिन जिसका जिक्र अभी आपने श्वेता किया वो है स्टॉपेज रेशो। एसआईपी स्टॉपेज रेशो मतलब कि जो नई एसआईपीज रजिस्टर हो रही हैं उसके आगे कितनी एसआईपीज बंद भी हो रही हैं। ये अचानक से एक कॉज ऑफ कंसर्न क्षितिज लोगों में आया, इन्वेस्टर्स में आया, और जो फाइनेंशियल जानकार है वो भी इसमें काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिरकार ये एसआईपी स्टॉपेज रेशो बढ़ क्यों रहा है। अगर थोड़ा आपसे इसके रीज़न समझे, अभी एज वी स्पीक मार्च में एसआईपी स्टॉपेज रेशो अराउंड 128% गया है। मतलब अगर 100 एसआईपी नई खुली होंगी उसके मुकाबले 128 नई एसआईपी बंद भी हुई हैं। क्या बड़े कारण हो सकते हैं? क्या एक वॉलेटिलिटी पिछले महीनों में जो बाजार में रही है वो एक बड़ी वजह है इसकी, या फिर ये हम बहुत सुपरफिशियली इसको समझ रहे हैं अभी? स्वाति, देखिए, कोई 51 लाख के आसपास आपकी सिप्स बंद हुई हैं, 40 लाख सिप्स नहीं आई हैं, तो आपने बिल्कुल सही कहा। 128% के आसपास सिप क्लोजर है, नेगेटिव सिप आपका आया है। ओवरऑल वो 65-70% रहता था आपका। तो ये इसका देखिए 3-4 कारण है। एक तो ऑब्वियसली बिकॉज वॉलिटिलिटी के कारण, जो वॉलिटिलिटी है मार्केट में, ऑल्दो हम प्रोपेगेट यही करते हैं आपके चैनल के थ्रू, बाकी जगह आपस में बात करते हैं कि दैट आप अपना सिप कंटिन्यू रखें, बिकॉज जो मार्केट का नीचे का स्तर होता है, जब मार्केट करेक्ट होती है या मार्केट वॉलेटाइल होती है, तो उसमें इनफैक्ट सिप का मेन बेनिफिट तभी आता है। पर काफी लोग डरते हैं, मतलब कुछ कारणवश उनको रहता है कि बस स्टेबल हो जाए मार्केट तभी इन्वेस्ट करेंगे। तो कुछ सिप्स उस कारण से बंद हो रही है। दूसरा है, कुछ सिप्स का टेनर भी कंप्लीट होता है। भाई, आप हमेशा सिप करते हैं 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 2 साल, कुछ सिप्स का टेनर कंप्लीट हो रहा है तो उस कारण से भी बंद होती है। तीसरा, पोर्टफोलियो रिशफलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है अभी। हम हर जगह बात कर रहे हैं, हर कोई बात कर रहा है कि आपके एलोकेशन टुवर्ड्स लार्ज कैपिश फंड ज्यादा होनी चाहिए। तो फ्लेक्सी कैप की तरफ या वैल्यू फंड की तरफ देखें आप, या आप देखें लार्ज कैप फंड की तरफ देखें, वहां पे इतना इशू नहीं है सिप क्लोजर का। इनफैक्ट वहाँ एडिशन ज्यादा हो रहा होगा। तो कुछ कुछ एलोकेशन चर्न हो रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप से निकल के उस तरफ जा रहा है। तो वो भी एक कारण है जो एक आप देख रहे हैं सिप्स बंद हो रही है। थोड़ा बहुत लिक्विडिटी नीड्स भी है, बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है आपने किसी और ऐसे क्लास में ले रखा हो जहाँ मार्जिन कॉल आया हो, या फॉर सम रीजन यू नीड फंड, आपने किसी और इन्वेस्टमेंट में डाला हुआ है। तो ये 3-4 कारण है बेसिकली, जो जिस कारण से मार्च में नंबर जो है वो काफी ज्यादा है, 128% के आसपास है। बट मुझे लगता है ये वन ऑफ द मंथ है जहाँ पे नंबर्स बहुत नेगेटिव दिखे हैं। आई एम श्योर अप्रैल नवंबर चीजें बेटर लगेंगी। और थोड़ा सा मार्केट का मूड भी है स्वाति। पैसा आता भी, जो ज्यादा पैसा आता भी मार्केट की तेजी में ही है। जब मार्केट करेक्ट हो रही होती है या नेगेटिव होती है, तब तब थोड़ा फियर एक आपका सक्सीड करता है और पैसा कम आता है मार्केट में। जबकि होना चाहिए कि दैट तब उस लेवल पे पैसा एलोकेशन आना चाहिए। हैविंग सेड दैट, आई थिंक एक बार थोड़ा डायरेक्शनली पिछले 5-6 ट्रांजेक्शन डेज अच्छे रहे हैं, तो सीम्स लाइक ये महीना बेटर रहेगा। बिल्कुल, और हमने देखा भी है कि मार्च के मुकाबले अप्रैल का जो दूसरा और तीसरा जो हफ्ता है वो ज़्यादा बेटर है। लोग समझ, बाजार भी समझ रहा है कि हाँ, ये जो टैरिफ का जो टर्मोइल है वो कहाँ पर जा रहा है और कैसे बाजार को भी रिएक्ट करना है। तो उस हिसाब से अभी हम एक बेटर सिचुएशन में जाते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट जैसा क्षितिज ने बताया अप्रैल ऑनवर्ड्स आपके निवेश में भी देखने को ज़रूर मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद
समझना ज़रूरी है कि आगे अब निवेश के मौके कहाँ हैं, किन सेक्टर्स में आप स्ट्रैटेजी बनाए इन्वेस्टमेंट की, और दोनों एक्सपर्ट से उनके पसंदीदा फंड्स भी जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आइए अब जानते हैं कि वॉलेटिलिटी के बाजार में आपको कहां पर अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। श्वेता रजानी हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ से। कंप्लीट सर्कल वेल्थ के क्षितिज महाजन से हम कर रहे हैं आज खास बातचीत। श्वेता, आप ये ज़रा बताइए, हम ये आपसे समझना चाह रहे हैं किसी के भी एक पोर्टफोलियो में कौन से मार्केट कैप में अभी ज़्यादा एक्सपोजर लेने का टाइम है। लार्ज कैप में क्या थोड़ा सा और एक्सपोजर बढ़ाएं, मिड और स्मॉल कैप से थोड़ा सा क्या अभी दूर रहने की हिदायत आपकी तरफ से रहेगी। एक परफेक्ट पोर्टफोलियो एलोकेशन इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप अभी क्या रह सकता है? जी स्वाति जी, देखिए मैं कहूँगी अगर एक मार्केट कैप का मुझे रेंज देना है तो मैं 55 to 60% लार्ज कैप और जो बैलेंस आपका होगा 40-45% मिड स्मॉल, उसे चाहे तो आप इक्वली स्प्लिट कर सकते हैं। ये एक एलोकेशन ठीक लग रही है हमारे हिसाब से, और इसके कारण मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अगर हम अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो जो फर्स्ट 9 मंथ्स की रिजल्ट आई है उसमें हमने देखा है लार्ज कैप्स ने करीबन 7-8% की रिटर्न की प्रॉफिट ग्रोथ दी है। एक्सपेक्टेशन थी 10-11% के प्रॉफिट ग्रोथ की। मिड कैप की एक्सपेक्टेशन थी 20% के प्रॉफिट ग्रोथ की, जहां पर उन्होंने 16-17% की एक प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहा है, जहां 20% आप एक्सपेक्ट कर रहे थे शुरुआत में, वहां पर भी 6 से 7% की प्रॉफिट ग्रोथ आई है। लेकिन स्मॉल कैप में बात ये रही है कि पॉकेट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, तो वहां पे एक स्टॉक पिकर्स सेगमेंट रहा है। और वैल्यूएशन अगर हम देखें तो वैल्यूएशन जो अब रिसेंट की करेक्शन आई है तीनों ही सेगमेंट में, लार्ज मिड स्मॉल में वैल्यूएशन आप एकदम मैं कहूंगी फेयर वैल्यू जोन पे आ चुके हैं। आगे जाके अगले 1 साल की जो एनालिस्ट की हम देख रहे हैं क्या एस्टिमेट्स हैं प्रॉफिट ग्रोथ की, वो 12 से 14% लार्ज कैप की है, और मिड एंड स्मॉल कैप में एक रिबाउंड एक्सपेक्टेड है। तो वहां पर नंबर जो आ रहे हैं वो 16 से 18 मिड कैप के लिए, और 18 से 20 स्मॉल कैप की अर्निंग्स ग्रोथ की इंडिकेशंस आ रही हैं। तो अगर हम तीनों चीजों को देखें कि स्टॉक स्पेसिफिक स्मॉल कैप में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, मिड कैप में अर्निंग्स का इतना कंसर्न नहीं रहा है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो ये जो एक एलोकेशन है आपको एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप 3-5 साल का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो। बिल्कुल, तो आपके लिए एक कंप्लीट पोर्टफोलियो बाइफरकेशन श्वेता ने बताया कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में यहाँ पर आपको कितना एक्सपोजर या पैसा डालने की अभी एट दिस मोमेंट ज़रूरत है। क्षितिज, आपसे ये जानना चाहेंगे अभी सही तरीका इन्वेस्ट करने का क्या रहे। एसआईपी तो डेफिनेटली जारी रखने की ज़रूरत है ही, अभी बाजार में पैसा बनेगा और किन तरीकों से? स्वाति, अगर आप मेरे से पूछते हैं किसी के पास अगर मंथली कैश फ्लोज की कमिटमेंट है, तो आई थिंक इससे बेटर टाइम नहीं होगा। आज भी मार्केट 8% डिस्काउंट पे ऑलरेडी है। आप आज भी सिप शुरू कर सकते हैं एंड एट डिस्काउंटेड लेवल आपको आज भी एक अच्छे नैव पे यूनिट्स एलोकेट हो सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा मानना है कि अगर मेरे पास लमसम हो तो मैं 20% इमीडिएटली डिप्लॉय करूं जो अक्रॉस फंड्स डिसाइड किए हुए हैं, जो लार्ज कैपिश ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप फंड आज की डेट में बेटर रहेंगे अगर आप नए इन्वेस्टर के तौर से आ रहे हैं, नए फंड्स ऐड कर रहे हैं। और बाकी जो 80% आपका फंड बचा हुआ है उसको 8 से 10 हफ्तों में एक एसटीपी रूट से डालें। कोई मार्केट अगर आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी देती है, मान लीजिए 2-3 हफ्ते के बाद मार्केट किसी कारणवश करेक्ट होती है, तो आप उस एसटीपी को एक्सपीडाइट भी कर सकते हैं। आप पहले भी लिक्विड से आराम से स्विच कर सकते हैं पैसा अपना इक्विटीज में। तो आई थिंक वो तरीका सही है। और सिर्फ अपनी कंटिन्यू रखें। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में ट्रेंड है स्मॉल और मिड कैप सेल करके लोग लार्ज कैप ले रहे हैं, तो आप समझिए हमेशा जब भी आप किसी चीज से एग्जिट करना चाहें, इस चीज का जरूर ध्यान रखें दैट एग्जिट का एक कॉस्ट है। आपको उसके लिए आपको कैपिटल गेन स्मॉल ना शॉर्ट टर्म या लार्ज कैप लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा। तो आप एग्जिट के बारे में तभी सोचें अगर आपके पास कोई गोल है जो रिसेंटली आने वाला है, आने वाले टाइम में आने वाला है। अगर आपके गोल्स लॉन्ग टर्म के लिए अलाइन है आपके इन्वेस्टमेंट से, तब आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, आप बने रहे। पर फर्दर फ्यूचरिस्टिक एलोकेशन लार्ज कैपिश ओरिएंटेड फंड्स में ज्यादा करें और स्टैगर करें। बिल्कुल, तो ये आपके लिए सही स्ट्रैटेजी बताई निवेश की क्षितिज ने। श्वेता, अब आपसे हम जानना चाहेंगे आपके एक आइडियल पोर्टफोलियो में कैसे फंड्स का मिक्स अभी आप सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स को।
अभी किसी भी बाजार से पार पाना है, वॉलेटिलिटी से निकलना है या एक स्टेबल रिटर्न चाहिए, तो कैसे फंड शामिल करें अपने पोर्टफोलियो में? जी स्वाति जी, मैं अगर एक पोर्टफोलियो कहूंगी कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्रिएट हो रहा है जहां आपके पास लार्ज मिड स्मॉल तीनों का ही एक्सपोजर है, प्लस एक ग्रोथ स्टाइल, एक वैल्यू स्टाइल का थोड़ा एडवांटेज मिल रहा है, हर एक स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन भी आ रही है, तो मैं कहूंगी डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग, कोटक का मल्टी कैप फंड और इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड। इन 5 पोर्टफोलियो का एक इक्वल एलोकेशन से पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट और रिटर्न को ना कॉम्प्रोमाइज करते हुए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो ये देखिए, डीएसपी का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन्वेस्को का स्मॉल कैप और एक मल्टी कैप फंड कोटक से। ये एक बैलेंस पोर्टफोलियो है, श्वेता रजानी की राय, जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है इसमें से कई फंड आपके पोर्टफोलियो में हो, आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी कर सकते हैं और ज़रूरत आने पर रीबैलेंस भी करना न भूलें। क्षितिज, आप बताइए, आपकी नज़र में एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो कैसा है और कौन से फंड्स आप उसमें शामिल करना चाहेंगे? स्वाति, आई थिंक 4 to 5 फंड्स, जैसे मैंने पहले भी बोला, लार्ज कैप शेड्यूल्ड फ्लेक्सी कैप फंड जरूर लें, जैसे बजाज का एक फ्लेक्सी कैप फंड, आई लाइक दैट, मुझे पसंद है। एचडीएफसी का एक फोकस 30 है, इसमें थोड़ा बैंक हैवी है, बीएफएसआई सेक्टर में 30% के करीब एलोकेशन है और बैंक्स यहाँ से बेटर करेंगे ही करेंगे। अगर आप देख भी रहे हैं, रिसेंट रैली में बैंक्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है और वो अच्छा करेंगे करेंगे। कोटक का एक इक्विटी अपॉर्चुनिटी है, वो फंड देख सकते हैं आप। साथ में एचएसबीसी का मल्टी कैप है और एक मल्टी एसेट फंड वाइट ओक का ले सकते हैं, जहाँ पे आपको गोल्ड का एक्सपोजर भी मिलेगा और साथ में फिक्स इनकम में रेट कट का भी बेनिफिट मिलेगा, जो एक्सपेक्टेड है, अराउंड द कॉर्नर है, बिकॉज हमारी इन्फ्लेशन भी अब सब 4 है। एंड टू स्पर ग्रोथ, आरबीआई फर्दर आने वाली मीटिंग में हो सकता है 50 पैसे तक का रेट कट अनाउंस करे। तो ये चार फंड का अच्छा एक पोर्टफोलियो लीजिए। मल्टी एसेट फंड में आप टाइमिंग मत कीजिए, इमीडिएटली पैसे डाल दीजिए। बाकी फंड में 20% इमीडिएटली डाल के बाकी 8 to 10 वीक्स का एसटीपी इज द राइट अप्रोच। बिल्कुल, तो ये देखिए क्षितिज के पसंदीदा फंड, जिसमें फ्लेक्सी कैप भी है, फोकस्ड है, इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, मल्टी कैप और मल्टी एसेट एलोकेशन का एक परफेक्ट बैलेंस्ड मिक्सचर है। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स से हम धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। मनी गुरु में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।